हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी में से प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट उसको पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो अगर इस चैप्टर को आप लोग शुरू करते हैं और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 2 पेजेस बैक आते हैं तो वहाँ पे आपको एक टर्म लिखा हुआ मिलेगा। पहले मैं पॉइंटर ले लेता हूँ और उस टर्म को आप लोग देखिए तो वो टर्म है इर्रिकॉन्साइलेबल। ठीक है, इर्रिकॉन्साइलेबल कहने का मतलब वो दो चीज़ें या वो कोई भी दो चीज़ें जो आपस में कंपैटिबल नहीं हो या आपस में इनकम्पैटिबल हो। मेरा कहने का मतलब है दो चीज़ें जब आपस में साथ साथ नहीं रह सकती हैं तो वैसी चीज़ों को हम इर्रिकॉन्साइलेबल उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं। जैसे आसमान और ज़मीन दोनों साथ साथ तो नहीं रह सकती हैं, लेकिन दोनों का अपने अपने जगह पे रहना बहुत ज़रूरी है। आसमान का आसमान की जगह पे और ज़मीन का ज़मीन की जगह पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों को हम लोग पास लाने की कोशिश करेंगे तो टोटल कैटास्ट्रॉफ यानी टोटल डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही हो जाएगी। लेकिन अगर आसमान अपनी जगह पे है और ज़मीन अपनी जगह पे है तो दोनों अपने अपने फंक्शन को बिल्कुल अच्छे से करेंगे और दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल रेन साइकिल, हम सब जानते हैं कि किस तरह से रेन साइकिल होता है, किस तरह से ज़मीन से पानी भाप बनता है और भाप बन करके ऊपर आसमान की तरफ उठता है, वो बादल बनता है और फिर बारिश होती है। तो ज़मीन और आसमान हालांकि दोनों आपस में इर्रिकॉन्साइलेबल हैं, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सर्टेन फंक्शन एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल रेन साइकिल दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एनसीईआरटी में इस पेज को आप लोग देखिए जहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ कहीं पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा इर्रिकॉन्साइलेबल। तो ये टर्म यूज़ करने का मकसद एनसीईआरटी में यही है कि अगर हम लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर हायरार्की के डिफरेंट लेवल पे जाते हैं। और सबसे छोटे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए या हायरार्की में जो स्टेप सबसे कम लेवल पे है वो मॉलिक्यूलर लेवल है। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हम लोग जाएंगे सेल पे, फिर देखेंगे किस तरह सेल टिश्यू को बनाता है, टिश्यू ऑर्गन को बनाता है, ऑर्गन सिस्टम को बनाता है और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल करके ऑर्गेनिज़म बनाते हैं और ऑर्गेनिज़म एक पर्टिकुलर काइंड का ऑर्गेनिज़म एक पॉपुलेशन को बनाता है और पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी इकोसिस्टम बनाता है, इकोसिस्टम से बायोस्फीयर बनता है और बहुत सारे बायोस्फीयर मिल करके प्लैनेट अर्थ बनाते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को समझना चाहें तो इस हायरार्की के 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला जो लेवल है वो है ऑर्गेनिज्मिक एंड अबव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग इकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स पढ़ेंगे। दूसरा जो है वो हमारा है सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपस में इर्रिकॉन्साइलेबल हैं, दोनों का अपनी अपनी जगह पे होना ज़रूरी है लेकिन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ते हुए हम लोग ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे हैं, ठीक है ना। उस लेवल को तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हमारा ध्यान इस बात पे भी होना चाहिए कि वो दोनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हायरार्की में है आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एनसीईआरटी में प्लांट फिजियोलॉजी जो हमारा यूनिट है इसको 5 चैप्टर्स में बांटा हुआ है। तो इसका जो पहला चैप्टर है जो आज हम लोग देखेंगे दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। दूसरा चैप्टर है इसका मिनरल न्यूट्रिशन। तीसरा चैप्टर है इसका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। चौथा चैप्टर है इसका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और लास्ट चैप्टर जो कि 5वां चैप्टर है इसका वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये था एनसीईआरटी का ये पेज जिसको मैंने यहाँ पे कॉन्साइज वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। इस पेज के बाद जब हम लोग एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलेगा। इन साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन कैल्विन। मैं पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है।
तो इन्होंने केल्विन साइकिल की डिस्कवरी की और इनकी इस डिस्कवरी के लिए 1961 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने क्या कि बात यह है कि हमें इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकता है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना था और हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग्स हुए थे, तो आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा रेडिएशन फैला हुआ था। जहाँ दुनिया इस रेडिएशन से डरी हुई थी, मेल्विन केल्विन ने इस रेडिएशन का पॉजिटिव साइड देखा। उन्होंने इस रेडिएशन को यूज़ करते हुए केल्विन साइकिल की डिस्कवरी कर दी। कैसे डिस्कवरी की, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा कॉन्साइज में, जिस मैनर में एनसीईआरटी ने समझाया है, उस मैनर में यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी, हालांकि यहाँ पे बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है केल्विन साइकिल के बाद, हम सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना भोजन, अपना खाना बनाते हैं, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ शुगर। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इस केल्विन साइकिल में इंटर होता है इन नॉर्मल कंडीशन, आई रिपीट इन नॉर्मल कंडीशन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे C12 है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में एंटर कर रहा है, दिस कार्बन इज़ C12, ठीक है ना। तो मेल्विन केल्विन रेडिएशन से इंस्पायर थे। उन्होंने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो C12 है इसको रिप्लेस कर दिया C14 से, ठीक है। अब ये कार्बन 14 इस साइकिल में जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे वो रेडिएशन को एमिट करेगा, और उस रेडिएशन को ट्रैक करके हम लोग कह सकते हैं कि ये जो शुगर में जो कार्बन आएगा उसका जो डोनर है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से इस साइकिल के अंदर रेडिएशन जहाँ जहाँ जाएगा वो रेडिएशन को एमिट करेगा, उसको हम लोग ट्रैप कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग केल्विन साइकिल के इनसाइड के अंदर जा सकते हैं। मतलब एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म क्या हो रहा है उसको हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरह से मेल्विन केल्विन ने केल्विन साइकिल की डिस्कवरी की थी और उनकी इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है बेसिकली ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी का ये जो पहला चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसका जो आप पहला 1-1.5 पेज देखिएगा, वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है पहले हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स आएंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उन स्टैंडर्ड टर्म्स को समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि प्लांट में किस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज़ ट्रांसलोकेशन, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, जिसका बेसिकली 3 मैकेनिज़्म एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। वो मैकेनिज़्म है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इस डायग्राम को आप लोग बस देखिए यहाँ पे, फिर मैं पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको एक तो रूट सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, दूसरा आपको शूट सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। अब आगे की जो बातें हम लोग करेंगे वो इसी रूट सिस्टम और इसी शूट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। अब देखिए रूट सिस्टम के पास यहाँ पे जो बेसिकली प्रोसेस हो रहा है, आपको 2 प्रोसेस होता हुआ दिखेगा। एक प्रोसेस में आपको वाटर जो है इस रूट सिस्टम के थ्रू प्लांट में एब्जॉर्ब होता हुआ दिखेगा, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस आपको मिनरल एंड न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होते हुए भी दिखेगा। तो ये रूट सिस्टम के थ्रू वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये जाइलम के थ्रू हो रहा है, और जाइलम फर्दर इनिशिएट करेगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब रूट के अंदर पानी और अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स इंटर करते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, वो कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर अबव प्लांट में जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो है वो रूट के अंदर एक प्रेशर से जाता है, एक प्रेशर से एग्जर्ट होता है, एक प्रेशर से रूट के अंदर जाता है, जिसके कारण रूट प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन ये रूट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होता है, ये रूट प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को ऊपर उठा सके, ठीक ना। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वाटर के इन होने के कारण जो रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है वो रूट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो वाटर को प्लांट में ऊपर की तरफ चढ़ा सके। लेकिन फिर भी वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट के हर एक पार्ट पर जाना है, तो ये प्लांट के हर एक पार्ट पे कैसे जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे एक दूसरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन। जनरली होता क्या है कि ये जो हरी पत्तियाँ हैं इस पर छोटे छोटे
छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर वो डाइकोटिलेडॉन प्लांट है तो नीचे के सरफेस में ज़्यादा छिद्र होंगे, इन छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं, और ऊपर के सरफेस में जो है वो कम स्टोमाटा होंगे। लेकिन ये मोनोकोटिलेडॉन्स है तो अपर एज वेल एज लोअर सरफेस ऑफ लीव दोनों में जो स्टोमाटा का नंबर है वो 1 होगा। तो इन छोटे छोटे छिद्र के ज़रिए, इन छोटे छोटे छिद्र दैट इज़ स्टोमाटा, इनके थ्रू जो है वाटर का लॉस होता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन हो रहा है तो इवेपोरेट होने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी कहाँ से मिल रहा है उसको, तो यहाँ पे वो हीट एनर्जी उसको इन टर्म्स ऑफ सनलाइट मिल रहा है। सनलाइट के ज़रिए जो यहाँ पे स्टोमाटा है वो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का फ्लो अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो ये जो वाटर ऊपर चढ़ रहा है प्लांट बॉडी में, ये जाइलम के थ्रू चढ़ रहा है, और जाइलम बहुत पतला कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। और पानी के पास हम लोग सभी जानते हैं कि कैपिलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको एक पतले से ट्यूब में डालते हैं तो वो बिना अपने लेंथ को तोड़े हुए, बिना टूटे हुए वो उस कैपिलरी में ऊपर की तरफ या जिस डायरेक्शन में हो वो चढ़ता जाएगा। और पानी की इसी प्रॉपर्टी को कैपिलैरिटी कहते हैं। तो एक तो रूट प्रेशर के कारण कुछ ऊंचाई तक पानी चढ़ गया, ठीक है। दूसरी बात, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलैरिटी है तो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में ब्रेक नहीं होंगे। तीसरी बात, जो ट्रांसपिरेशन के कारण यहाँ पे जो नेगेटिव प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस प्रेशर के कारण पानी ऊपर की तरफ खींचेगा। और इसी पुल के कारण, इसी ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर होता है पानी के चढ़ाव के लिए ऊपर की तरफ, ये जो पानी है पत्तियों तक और पेड़ के एक एक पार्ट दैट इज़ लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, उसके एक एक पार्ट में जाएगा। तो इस तरह से जो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस में जो वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे कीवर्ड है, इसको याद रखिए आप लोग। तो इस प्रोसेस को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होने को ही हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होने के लिए 2 फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला फोर्स जो है वो है रूट प्रेशर, जो कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है पानी के ऊपर चढ़ने में। ये कुछ ऊंचाई तक चढ़ाएगा, उसके बाद नहीं चढ़ेगा। उसके बाद जो दूसरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है पानी का ऊपर की तरफ चढ़ने में अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज़ ट्रांसपिरेशनल पुल। और बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात पे अग्री करते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स इट इज़ द ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ये तो हम लोग देख लिए कि किस तरह से मिट्टी से वाया रूट सिस्टम वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको शूट सिस्टम में होता हुआ दिख रहा है, वो नेक्स्ट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को यूज़ करके ऑक्सीजन का लिब्रेशन करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, जो कि अभी के लिए उसको हम लोग शुगर मॉलिक्यूल मान के चलेंगे। और क्योंकि ये जो शुगर है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बन रहा है, फोटोसिंथेसिस इस शुगर मॉलिक्यूल को बना रहा है, इसीलिए ये जो भोजन बन रहा है शुगर के फॉर्म में, इस भोजन को हम लोग फोटोसिंथेट कहेंगे। तो ये फोटोसिंथेट जो है हरी पत्तियों में बन रहा है, ठीक ना, प्लांट्स के ग्रीन लीफ ब्लेड्स या लीफ लैमिना में बन रहा है। तो सिर्फ भोजन को बनाना ही तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। भोजन अगर हम बना लिए हैं तो उसको प्लांट के एक एक पार्ट तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो प्लांट के एक एक पार्ट तक हम लोग कैसे पहुँचाएंगे, तो इसका जवाब दिया कि प्लांट के पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसको फ्लोएम कहते हैं। पेड़ का जो भोजन है वो उसकी हरी पत्तियों में बनेगा, और हरी पत्तियों में बनने के बाद जो इसका फ्लोएम टिश्यू है, इस टिश्यू के थ्रू ये जो भोजन है इसका इन टर्म्स ऑफ शुगर, जिसको हम लोग फोटोसिंथेट कहते हैं, ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। तो यहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये भोजन तो हरी पत्तियों में बन रहा है, और हरी पत्तियों में बनने के बाद ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स, यहाँ तक कि इसकी जड़ों में भी जा रहा है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है जड़ से वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का पौधे में ऊपर की तरफ, ठीक है, ये भी ट्रांसलोकेशन है, ठीक है। और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है फोटोसिंथेट का हरी पत्तियों से लेकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, तो यहाँ पे भी ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन हम लोग यहाँ से बना सकते हैं ट्रांसलोकेशन का, कि दैट इज़ ट्रांसलोकेशन इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट वाया जाइलम to different parts of the plant, as well as it is the long distance transport of food material, that is photosynthete, from green leaves to different part of the plant via phloem.
तो यही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड है प्लांट में, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहेंगे। लेकिन कहा कि प्लांट में सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड पार्टिकल्स नहीं होगा, ठीक है ना। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो दूर दूर तक हो रहा है, ये तो एक एक सेल के थ्रू होके जा रहा है ना। सपोज़ कीजिए अभी यहाँ पे एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, फिर इस सेल से इस सेल में जाएगा, फिर इस सेल से इस सेल में जाएगा। तो इसी तरह सेल 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 होते होते ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जाएगा। तो ये जो सेल सेल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है ये 3 प्रोसेस से होगा। एनसीईआरटी में ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट 3 प्रोसेस के ज़रिए डिफाइंड है। वो है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो ये एक सेल से दूसरे सेल की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, विद इन द सेल भी हो सकता है। और अगर विद इन द सेल होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस कहेंगे, या फिर विद इन द टिश्यू डिफरेंट सेल्स के बीच में होगा। तो जो कुछ भी मैंने आपको समझाया, यही सारी बातें यहाँ पे इस बुलेट में लिखा हुआ है कि प्लांट सिस्टम हैज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक एनिमल्स। जैसे हम सभी जानते हैं कि एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक प्रॉपर हार्ट होता है, एंड वो ब्लड आर्टरी एंड वेन के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पंप करता है और ब्लड को रिसीव करता है। लेकिन प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। प्लांट में कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, उसके एनालॉगस इसमें वैस्कुलर सिस्टम होता है। और ये वैस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम को कंसिस्ट करता है। जाइलम से वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट जड़ों से लेकर के प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। और फ्लोएम में जो फोटोसिंथेट्स बनते हैं हरी पत्तियों में, वो उनका ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो ये प्लांट का वैस्कुलर सिस्टम है। नेक्स्ट बुलेट में यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जो होता है प्लांट में, वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, साइक्लोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। ये सेल टू सेल विद इन द सेम टिश्यू भी हो सकता है। और जिन मिनरल्स का, जिन एलिमेंट्स का, या फिर जिन प्रोडक्ट का प्लांट में जो सर्कुलेशन होता है, वो प्रोडक्ट क्या है, वो वाटर हो सकते हैं, वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन कह सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का जो मैंने आप लोगों को समझाया डेफिनेशन लिखा हुआ है, दैट इज़ इट इज़ transport over long distance proceeds through the vascular system, that is xylem and phloem, and it is called translocation, ठीक है। ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब इस इंट्रोडक्शन को जानने के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ध्यान से देखिए इन दोनों डायग्राम को। अगेन मैं पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। लेफ़्ट साइड के डायग्राम को और राइट साइड के डायग्राम को आप लोग पहले ध्यान से देखिए, ठीक है ना। क्या डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है, बताइए मुझे, क्या डिफरेंस आप लोगों को इन दोनों डायग्राम्स में दिख रहा है, ठीक है। और इस डिफरेंस को समझने के लिए 2 टर्म का आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो 2 टर्म्स क्या हैं, वो 2 टर्म्स हैं, पहला टर्म है सोर्स, दूसरा टर्म है सिंक, ठीक है ना। तो सोर्स हम लोग प्लांट के उस पार्ट को कहेंगे जहाँ पे फूड बनता है या फूड स्टोर होकर के मौजूद है, ठीक है ना। और उस पार्ट से डिफरेंट पार्ट्स में फूड का फिर ट्रांसलोकेशन होगा। तो उस पार्ट को, प्लांट के उस पार्ट को हम लोग सोर्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा टर्म यहाँ पे जो है वो है सिंक। सिंक को अगर बेसिकली समझा जाए तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट, सोर्स जो है जहाँ पे फूड बन रहा है, वहाँ से जिस पार्ट तक होगा उस पार्ट को हम लोग सिंक कहेंगे, ठीक है। मतलब फूड जहाँ बन रहा है वो सोर्स है, और फूड जहाँ जा रहा है वो सिंक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फूड जहाँ बन रहा है या स्टोर हो रहा है वो सोर्स है, और फूड यहाँ से प्लांट के जिस पार्ट में जा रहा है वो पार्ट उसका सिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स एंड सिंक रिलेशन को समझाया हुआ है। पहली स्लाइड में हमने देखा कि हरी पत्तियाँ पौधे में भोजन बनाती हैं और हरी पत्तियों से प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स में भोजन जाता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हरी पत्तियों के थ्रू ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा भोजन। प्लांट्स के किसी और पार्ट से भी हरी पत्तियों या उसके फ्लावर्स या उसके लीव्स या उसके फ्रूट्स की तरफ भोजन जा सकता है। तो इसी फेनोमेना को समझने के लिए यहाँ पे सोर्स और सिंक रिलेशन को समझना ज़रूरी है। जैसे देखिए, अगर गर्मियों की बात करें, ठीक है ना, समर्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अपने हाई रेट पे पहुंचा होता है। तो हरी पत्तियां जो हैं वो मैक्सिमम भोजन बना रही हैं, ठीक है ना। और इन हरी पत्तियों से भोजन बन के फ्लोएम के थ्रू
पेड़ की जड़ों में स्टोर हो रहा है। लेट्स कंसिडर इट टू बी अ पोटैटो प्लांट, ठीक है ना। तो ये जो पेड़ है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका भोजन स्टोर हो रहा है। भोजन बन रहा है कहाँ पे? हरी पत्तियों में। तो अभी हरी पत्तियाँ जो हैं यहाँ पे सोर्स का काम कर रही हैं, ठीक है। और भोजन जा कहाँ रहा है? भोजन जा कर के इसके पोटैटो के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पोटैटोज़ हैं ये सिंक का काम कर रहे हैं। लेकिन जब स्प्रिंग या जाड़े का सीज़न आता है तो यहाँ पे ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। उल्टा इन टर्म्स की गर्मियों में जो पेड़ पौधे ने भोजन बना करके अपना रखा हुआ है यहाँ पे ट्यूबर में या फिर किसी भी पार्ट में, ठीक है ना, उस पार्ट से जहाँ पे भोजन पेड़ पौधों ने गर्मियों में बना करके स्टोर किया हुआ है, विंटर्स में क्या होगा कि उस पार्ट से भोजन जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसलोकेट होना पड़ेगा। तो जो पहले सोर्स था, ठीक है ना, पहले ये पार्ट प्लांट का जो है वो सोर्स था, अब ठीक ना, ये पहले सिंक था, सॉरी, पहले ये पार्ट जो है प्लांट का वो सिंक था क्योंकि ये भोजन को रिसीव कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये भोजन को रिसीव नहीं कर रहा है, ये रिसीव किए हुए भोजन को अब प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचा रहा है। तो नाउ दिस पार्ट इज़ एक्टिंग एज द सोर्स एंड दिस पार्ट इज़ एक्टिंग एज द सिंक। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि सोर्स और सिंक रिलेशन जो है वो स्टैटिक है, नहीं, बल्कि वो डायनामिक है। वो डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न एंड डिफरेंट फिजियोलॉजी कंडीशन ऑफ द प्लांट एज वेल एज डिफरेंट फैक्ट्स डिपेंड करता है कि पौधे का जो पार्ट अभी सोर्स है वो बाद में सिंक की तरह बिहेव कर सकता है या फिर जो अभी सिंक है वो बाद में सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। तो इंट्रोडक्शन की नेक्स्ट स्लाइड में इतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सोर्स और सिंक आपस में इंटर रिलेटेड हैं और किस तरह से ये आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। आइए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमने जाइलम एंड फ्लोएम वेसल का एक कंपैरेटिव स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली दोनों के डायग्राम्स को हम देखते हैं क्योंकि डायग्राम से किसी भी फेनोमेना को या प्रोसेस को समझना ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो ग्रीन में है, ठीक है ना, जो ग्रीन में यहाँ पे हाईलाइटेड है इट इज़ जाइलम, और जो कि ग्रीन के इस लाइटर शेड में हाईलाइटेड है वो यहाँ पे फ्लोएम है, ठीक है। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? ट्रांसलोकेशन के लिए, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो जाइलम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक तो पानी नीचे से रूट प्रेशर के ज़रिए ऊपर चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, और दूसरी बात जो है जो ट्रांसपरेशनल पुल है वो भी काफ़ी फोर्स से, ठीक है ना, पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो ये खींच जो रहा है ऐसा करने से इसके वॉल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये वॉल कहीं बर्स्ट हो ना जाए, इसीलिए नेचर ने जो है इस जाइलम को इस तरह से डिज़ाइन करके रखा हुआ है कि इसका वॉल जो है थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन से बना होता है। बट कॉन्ट्ररी टू दिस फैक्ट अगर हम लोग फ्लोएम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका जो वॉल है ये थिन सेल वॉल है और ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो है सैप का मूवमेंट होता है, और सैप बेसिकली क्या है? प्लांट सैप जो है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयन इन वाटर मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है फ्लोएम के अंदर एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बन रही है, और अगर जेल लाइक कंसिस्टेंसी बनने के कारण जो ये मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट उतना प्रेशर नहीं दे रहा है इसके वॉल पे जितना प्रेशर प्योर वाटर मॉलिक्यूल के कारण इसके जाइलम के वॉल पे लगेगा। ये बात भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे कि जो प्योर वाटर है उसमें ज़्यादा ताकत होता है, यानी उसमें ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक ना, और वो ज़्यादा फोर्स लगाता है। लेकिन जो इम्प्योर वाटर होता है या जिसमें किसी तरह के सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो जाते हैं उसका वाटर पोटेंशियल यानी उसमें पानी की ताकत कम हो जाती है, ठीक ना, तो वो उतना जो है फोर्स फ्लोएम के वॉल पे नहीं लगा पाता है। तो नेचर ने फ्लोएम के वॉल को इसी तरह से डिज़ाइन किया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, तो इसका वॉल इन कंपैरिजन ऑफ जाइलम थिन होता है, पतला होता है। दूसरी बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाइलम में हमेशा वन वे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक ना, सारा पानी का मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये एरो एक ही डायरेक्शन को दिखा रहा है, सारा पानी का मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेट फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण लग रहे हैं, ठीक है ना, वो एक डायरेक्शन में है। इसीलिए यहाँ पे जो जाइलम का वॉल है वो बर्स्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए यहाँ पे जाइलम का वॉल थिक वॉल है। लेकिन यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा फ्लोएम में
ठीक है ना, वो ये फॉरवर्ड मोशन और ये जो रिवर्स मोशन है, इसका जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है ना, वो फॉरवर्ड और रिवर्स का कैंसलेशन होने के बाद जो आएगा उसके कारण से फोर्स कंपैरेटिवली कम हो जाता है। इसीलिए नेचर ने जो फ्लोएम के वॉल को डिज़ाइन किया है वो कंपैरेटिवली थिन होता है एज़ कम्पेयर टू जाइलम। और इस बात को आप और अच्छे से समझना चाहें तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लास्टिक का पाइप है, लेट्स कंसिडर इट टू बी अ पाइप ऑफ सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है ना, उसके अंदर एक पानी बहुत ज़्यादा फोर्स से बह रहा है तो उसके फटने का तो चांस रहेगा, ठीक है ना। लेकिन सेम सेलोफेन के पाइप में अगर हम किसी तरह के किसी तरह के जेल को पास करवाते हैं तो वो उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा जितना वाटर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो जाइलम है उसका वॉल थिक क्यों होता है और जो फ्लोएम है उसका वॉल थिन क्यों होता है। अगला यहाँ पे जो पॉइंट है कि नो एंड वॉल बिटवीन सेल्स, जबकि फ्लोएम में एंड वॉल होता है, ठीक है। तो ये भी गौर करने की बात है क्योंकि यहाँ पे जो है पानी का कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। तो इस कंटिन्यूस फ्लो के कारण अगेन पानी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट में किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं हो रहा है, तो सेल वॉल के बर्स्ट करने का ज़्यादा चांस है, सेल वॉल के बर्स्ट करने का ज़्यादा चांस है। लेकिन यहाँ पे जो है एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक बैरियर है। वो बैरियर क्या है? वो बैरियर है एंड वॉल, ठीक है ना, बिटवीन सेल्स विथ परफोरेशंस। और इन एंड वॉल्स में, ठीक ना, छिद्र बने हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से छिद्र बने हुए हैं एंड वॉल्स में। तो यहाँ पे जो सैप का मूवमेंट हो रहा है वो हिंडर्ड हो जा रहा है और ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स में प्रोड्यूस हो रही है उसमें हिंड्रेंस होने के कारण उनका स्पीड कम हो रहा है और वो नेट फोर्स कम लगा रहे हैं। इसीलिए जो फ्लोएम है उनके वॉल के बर्स्ट होने का उतना ज़्यादा चांस नहीं रहता है जितना जाइलम के वॉल के बर्स्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए फ्लोएम का जो वॉल है इन कंपैरिजन टू जाइलम वॉल थिन होता है, ठीक है। और इन्हीं सारी बातों को समराइज़ करके यहाँ इस बुलेट में लिखा हुआ है कि जाइलम में मूवमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ग्रोइंग रीजन्स। और फ्लोएम के लिए जो बुलेट्स हैं वो है इट इज़ हैविंग मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स and the transport of organic and mineral nutrients is taking place. Organic compounds are synthesized in leaves and transport to storage organs, bulbs, tubers, etc. And the storage is also from storage organs, they are re-exported. That is source sink relationship जो कि आपस में exchangeable होते रहता है। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से जाइलम में जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम में जो है वो मूवमेंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट में कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, एज़ फॉर एग्जांपल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हॉर्मोन्स, ठीक है। तो उनका जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। और प्लांट में कुछ स्टिमुलाई भी होते हैं। स्टिमुलाई कहने का मतलब है उनको बाहर से या फिर विद इन द प्लांट बॉडी कुछ सिग्नल मिलेगा जिसके रिस्पॉन्स में वो मूवमेंट या कोई और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को शो करेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। तो स्टिमुलाई का मूवमेंट भी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा या फिर इसको और अच्छे से कहा जाए तो इनका मूवमेंट इन अ पोलराइज्ड फैशन होगा। तो यहाँ पे जो टर्म समझना है, यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है वो पोलराइज्ड है। तो पोलराइज्ड वर्ड को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पोलराइज्ड वर्ड जनरली जो स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्सेप्ट होता है कि प्लस नेगेटिव, ठीक है ना, माइनस प्लस ये पोलैरिटी है, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है या नेगेटिव साइड जा रहा है तो उसमें वो पोलैरिटी के कारण जा रहा है। लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जितना जनरलाइज्ड कीजिएगा वो उतना ज़्यादा जगह पे एप्लीकेबल होगा और जितना ज़्यादा जगह पे एप्लीकेबल होगा उतना चीज़ों को समझने का हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होगा और चीज़ें हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएंगी। तो पोलराइज्ड कहने का मतलब है वो कोई भी चीज़ जिसमें किसी तरह का डायरेक्शन आ जाए, ठीक है ना, जिसका डायरेक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट टूवर्ड्स एनी अदर पॉइंट फिक्स्ड हो। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज जो है वो हमेशा पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो सूरज के मूवमेंट में भी पोलैरिटी है, उसका हमेशा पूरब से उगना और पश्चिम में डूबना, ये सूरज की पोलैरिटी है, ठीक है ना। सूरज कभी इसके अगेंस्ट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो कोई भी चीज़ जिसके मूवमेंट में एक डायरेक्शन आ जाएगा उसके इस डायरेक्शनैलिटी को हम लोग पोलैरिटी कहेंगे। जो साइंटिफिक टर्म उसके डायरेक्शनैलिटी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे दैट साइंटिफिक टर्म इज़ पोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको
इस पोलराइज्ड मूवमेंट और यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को समझाने के लिए एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऑक्सिन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब ऑक्सिन के इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें ऑक्सिन की 3 प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। ठीक है, अगर ऑक्सिन की 3 प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझ जाएंगे तो ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी कि प्लांट में किस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ स्टिमुलाई का जो मूवमेंट है वो पोलराइज्ड फैशन में होता है। ऑक्सिन के बारे में सबसे पहली बात कि जो ऑक्सिन का सिंथेसिस है वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स सच एज रूट टिप्स एंड शूट टिप्स में होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि ऑक्सिन का जो सिंथेसिस है प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स रूट टिप एंड शूट टिप्स में होगा। दूसरा ऑक्सिन का जो प्रॉपर्टी है कि ऑक्सिन प्लांट के जिस पार्ट में भी जाएगा वहाँ पे ग्रोथ करा देगा। ठीक है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है ऑक्सिन का कि ऑक्सिन को लाइट से नफ़रत है। ऑक्सिन हेट्स लाइट, चाहे वो सनलाइट हो या फिर कोई आर्टिफिशियल लाइट हो। ठीक है ना, तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ के टर्म में हम लोग ऑक्सिन में किस तरह से पोलैरिटी आता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक सनफ्लावर का पौधा है। ठीक है, अब समझने के लिए यहाँ पे जो ब्लूमिंग फ्लावर है, ये जो खिला हुआ फूल है, इसको डिकैप्टिवेट कर दीजिए यहाँ से, मतलब इसको काट के हटा दीजिए। ठीक है, तो ये इसके स्टेम का पार्ट, ठीक है ना, जो इस फ्लावर के बेस से कनेक्टेड है, इसको अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि ऑक्सिन की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में सिंथेसाइज होता है। तो सपोज़ ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन में सिंथेसाइज हुआ है अभी। ठीक है ना, इनिशियली ये सिंथेसाइज होकर के अपने एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को पहुंचा हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, ठीक है ना, तो सूरज का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, सूरज की किरणें इस पर पड़ रही हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन को जैसे लाइट से नफ़रत है, ऑक्सिन हेट्स लाइट, तो ऑक्सिन धूप से बचने के लिए, ठीक है ना, ऑक्सिन धूप से बचने के लिए पीछे की तरफ आ जा रहा है। देखिए ये पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, पीछे की तरफ आ गया और ये जो रीजन है ये ऑक्सिन फ्री है, यहाँ पे ऑक्सिन नहीं है, सारा ऑक्सिन मॉलिक्यूल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। तो प्लांट को स्टिमुलाई मिला इन टर्म्स ऑफ सनलाइट। ठीक है, और इस सनलाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट में पोलैरिटी, एक डायरेक्शन क्रिएट हुआ। डायरेक्शन क्या क्रिएट हुआ कि ऑक्सिन जो है वो जहाँ पे लाइट पड़ रहा था उसके दूर जा कर के पीछे की तरफ छुप गया। तीसरी प्रॉपर्टी जो ऑक्सिन की थी कि ऑक्सिन जहाँ भी जाएगा वहाँ ग्रोथ करा देगा, क्योंकि ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन इस रीजन में बढ़ गया है। ठीक ना, तो ये पार्ट जो था स्टेम का, इसमें ग्रोथ हो गया है, और ये पार्ट जो है यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है। तो पीछे के पार्ट में ग्रोथ होने के कारण, ठीक है ना, ये स्टेम जो है ये बेंड कर जाएगा। ठीक है ना, ये स्टेम बेंड कर जाएगा। अब आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, सपोज़ ये बेंड पार्ट है, ठीक है ना, ये बेंड पार्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ये ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन ये अंदर में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। तो आउटर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण और इनर सरफेस में ग्रोथ ना होने के कारण पेड़ की टहनी जो है वो झुक जाएगी, और देखने में ऐसा लगेगा कि जो सनफ्लावर का फूल है वो सूरज के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है, सनलाइट से बचने के लिए ऑक्सिन जो है स्टेम में पीछे की तरफ जा रहा है, और इसके पीछे की तरफ जाने से पीछे के पार्ट में ग्रोथ हो जा रहा है और सामने के पार्ट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसके कारण फूल जो है वो सूरज की तरफ झुक जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सिन में एक तरह की पोलैरिटी जनरेट हो रही है, और ये इसी बात को एनसीईआरटी ने कहा है कि प्लांट के कुछ मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल फैशन, या फिर इसको और अच्छे से कहा जाए वो पोलराइज्ड मैनर में होता है। तो एनसीईआरटी ने इसी बात को इस टर्म में समझाने की कोशिश की है। आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले इस एनिमेशन को आप लोग देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये सनफ्लावर का प्लांट है। ठीक है, तो इसके रूट के इस पार्ट का हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसके रूट के इस पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे, तो ये जो अंदर में पिंक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ जाइलम। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है ये जो येलोइश शेड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ फ्लोएम। अब जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जाइलम जो है उसमें यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हो रहा है। तो ये जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं।
तो रूट के सरफेस पे जो रूट हेयर्स है ये इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये अपने पहले एपोप्लास्ट क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, और फिर सिम्प्लास्ट, ठीक है ना, और फाइनली सिम्प्लास्ट में जा कर के वाटर मॉलिक्यूल्स मर्ज कर जाते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझाने की कोशिश करूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स को रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसको जाइलम तक पहुंचा दे रहे हैं, और जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड हो रहा है, ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ये यूनिडायरेक्शनल है। बट कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट दैट जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर हम लोग फ्लोएम को देखें तो ये फ्लोएम कहाँ पे है, ये फ्लोएम तो अभी हमने जड़ से लिया है ना, रूट से लिया है, और अभी यहाँ पे जो ये हमारा रूट सिस्टम है ये एज अ सिंक काम कर रहा है। मतलब हरी पत्तियों ने जो भोजन बना लिया है इन टर्म्स ऑफ फोटोसिंथेट, उस भोजन को अब हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाना है, और जड़ भी तो प्लांट का एक पार्ट है। तो यही फ्लोएम टिश्यू से जो खाना, जो कि यहाँ पे रेड डॉट से दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, ये प्लांट के ऊपर के पार्ट से नीचे की तरफ आ रहा है रूट सिस्टम में, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यूनिडायरेक्शनल दिख रहा है, लेकिन अगर सीज़न चेंज होगा, कंडीशन चेंज होगा, प्लांट का फिजियोलॉजी चेंज होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो बस यहाँ पे इस एनिमेशन के ज़रिए आप लोगों को यही समझाने की कोशिश की गई है कि जाइलम में अगर उस जाइलम को हम लोग रूट से लेते हैं तो पानी का ट्रांसपोर्ट, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि और जो जड़ है वो जड़ से अगर हम लोग फ्लोएम को लेते हैं तो फ्लोएम को भी तो भोजन चाहिए, तो फ्लोएम को जो भोजन मिल रहा है वो हरी पत्तियों में जो भोजन बना है फोटोसिंथेट के फॉर्म में, वो भोजन ऊपर से नीचे फ्लोएम में आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्लोएम में खाना जो है ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, कभी कभी जड़ भी खाने को स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा तो इस चेंज इन कंडीशन के रिस्पॉन्स में, या फिर चेंज इन फिजियोलॉजी प्लांट का जो फिजियोकेमिकल फैक्टर है उसके रिस्पॉन्स में भी जड़ से भी इन स्टोर्ड फूड का जो ट्रांसपोर्ट है टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन हो सकता है प्लांट्स में। तो इस एनिमेशन में इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है, और कंक्लूजन में यहाँ पे एक बुलेट लिख दिया गया है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ मॉलिक्यूल्स छूट गया यहाँ पे, बट प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली, बहुत ऑर्डरली डायरेक्शन में है, रैंडम मूवमेंट नहीं है, सब कुछ हाईली सिस्टमैटिक फॉर्म में हो रहा है, मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ईच ऑर्गन रिसीविंग सम सब्सटेंसेस एंड गिविंग आउट सम अदर्स, दैट इज़ सोर्स एंड सिंक रिलेशन। आते हैं हम हमारे अगले स्लाइड में। तो यहाँ तक जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो एनसीईआरटी के पूरे इस पैराग्राफ को समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जो कुछ भी एनिमेशन और डायग्राम्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है, अगर आप उसको ठीक से समझ जाते हैं तो आप एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को समझ जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज़, ये मैंने बताया जाइलम, ठीक है, बाय रूट प्रेशर एंड बाय ट्रांसपिरेशनल पुल्स, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल, ये भी बता दिया एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाते हैं। वेदर ऑल सब्सटेंस मूव इन अ सिमिलर वे, ये भी बताया कि सारे सब्सटेंस एक तरह से उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इन द सेम डायरेक्शन भी मैंने बता दिया किस तरह से डायरेक्शन चेंज होते रहता है, सोर्स सिंक रिलेशन मैंने बता दिया आपको। एंड वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सब्सटेंसेज, ये मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया है कि मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए कि नहीं, ये हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है प्लांट्स नीड टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज, दैट इज़ ट्रांसलोकेशन बता दिया मैंने आप लोगों को, मच मोर देन एनिमल्स डू, दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लेस। वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू द वेरी टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। The photosynthesis or food synthesized by the leaves, that is photosynthetes, have also to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil. Movement across short distances say within the cell, जो कि साइक्लोसिस के ज़रिए होता है, बता दिया मैंने आप लोगों को, across the membrane and from cell to cell within the tissue has also to take place. To understand some of the transport processes that take place in plants, one would have to recollect one's basic knowledge about structure of the cell and the anatomy of the plant body.
ये जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में टर्म बताया था इररिकॉन्साइलेबल, वहीं पे मैंने क्लियर कर दिया था कि किस हायरार्की के किस 2 लेवल को हम लोग लेंगे। तो इसी बात को एनसीईआरटी फिर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। वी ऑल्सो नीड टू रिविजिट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्यूजन, ये हम लोग आगे देखेंगे डिफ्यूजन। बिसाइड्स गेनिंग सम नॉलेज अबाउट केमिकल पोटेंशियल एंड आयंस, इसको भी हम लोग ऑस्मोसिस एंड वाटर पोटेंशियल पढ़ते हुए देखेंगे कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि when we talk of the movement of substance we need first to define what kind of movement we are talking about, ठीक है, and also what substances we are looking at, ये भी बता दिया मैंने आपको। in a flowering plant the substances that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients and plant growth regulators। इसका तो मैंने पूरा यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट समझा दिया आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर के। Over small distances, substances move by diffusion and by cytoplasmic streaming। तो इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम लोग साइक्लोसिस भी कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस सेम है, नाम अलग अलग है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम लोग साइक्लोसिस भी कहते हैं। सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ होगा। 90 to 95% केस में ये मेटाबॉलिक एनर्जी एटीपी से आता है, लेकिन कुछ केसेस में ये मेटाबॉलिक एनर्जी सीटीपी से भी आ सकता है, जीटीपी से भी आ सकता है, यूटीपी से भी आ सकता है, टीटीपी से भी आ सकता है, एनएडीपीएच से भी आ सकता है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मेटाबॉलिक एनर्जी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चलाते हैं। हालांकि मेजॉरिटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनर्जी का सोर्स है वो एटीपी रहता है। ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड्स थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम, ये बता दिया मैंने काफ़ी अच्छे से, द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड इज़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये तो मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल इज़ एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो कहा गया है, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली फोटोसिंथेट्स दैट इज़ शुगर मॉलिक्यूल का हुआ है, और ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स कह रहा है ये जो है ये सिंक के बारे में कहा गया है कि किस तरह से सोर्स सिंक जो है आपस में एक्सचेंज होते रहता है। तो जो सोर्स पहले मेरे लिए सिंक का काम कर रहा है वो सिंक अब मेरे लिए सोर्स का काम भी कर सकता है। तो इसी तरह जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेटिक लीव्स आर एक्सपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन्स। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स दे आर लैटर री एक्सपोर्टेड। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर, ठीक है, लैटर री एक्सपोर्टेड, सोर्स सिंक जो एक्सचेंजेबल होता है आपस में। The mineral nutrients are taken up by the roots and transported upwards into the stem, leaves and the growing regions. When any plant part undergoes senescence, senescence कहने का मतलब है कि the terminal irreversible stage of aging, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म या इंसान या पौधा बूढ़ा हो जाता है और उस ओल्ड एज में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर फिर से रिकवरी पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ द टर्मिनल इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ द एजिंग। तो इस टर्मिनल इरिवर्सिबल एज ऑफ स्टेजिंग को हम लोग सेनेसेंस कहते हैं। सेनेसेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो डेथ का है, मतलब एजिंग होगा पहले, फिर सेनेसेंस होगा और फिर अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, दैट इज़ डेथ। तो वही यहाँ पे सेनेसेंस के बारे में कहा गया है, मतलब जो पत्तियाँ मरने वाली होती हैं, मतलब मरने से पहले जब वो सेनेसेंस के स्टेज में चली जाती हैं तो वो मरने वाला जो है वो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसका क्या करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट को प्लांट के जो यंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं या जो अदर लिविंग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में फ्लोएम के थ्रू अपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ट्रांसलोकेशन करा देते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे कहा गया है, व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगोज सेनेसेंस न्यूट्रिएंट्स मे बी विथड्रॉन फ्रॉम सच रीजन्स एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट्स। हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल स्टिमुलाई, ये तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आप लोगों को ऑक्सीजन के टर्म में, आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड दो इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, समटाइम्स इन अ स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेदर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। Hence, in a flowering plant, there is a complex traffic of compounds but probably very orderly, moving in different directions, each organ receiving some substances and giving out some others. तो ये था ओवरऑल एनसीईआरटी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट।
अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मोर डीपली समझने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इससे पहले कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को फर्दर समझने की कोशिश करें, एक टर्म आ रहा है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो टर्म है प्लांट वाटर रिलेशंस। ठीक है, तो इस टर्म को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल का यूज़ किया है। ध्यान से देखिए स्क्रीन पे क्या बना हुआ है। यहाँ पे एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट बना हुआ है। तो ये बस मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों के बीच में एक कंपटीशन लगा दूँ कि आप सबको 50 पैकेट पार्ले जी बिस्किट खाना है और जो ऐसा करेगा उसको कुछ इनाम मिलेगा, तो शायद आप लोग सारे इस कंपटीशन को जीत जाएं। ठीक है ना। लेकिन मैं कंडीशन ये लगा दूं कि बिस्किट खाते वक्त और बिस्किट खाने से 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, तो शायद ये काम बहुत टफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा बिस्किट आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्यास लगेगा, जितना ज़्यादा आप बिस्किट खाएंगे उतना ज़्यादा आप में पानी के लिए एफिनिटी आएगी, उतना आप में पानी के लिए चाहत आएगी, उतना ज़्यादा आपको प्यास लगेगा। ठीक है ना। मतलब इस बात को जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप लोग थंब रूल बना लीजिए, इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। जितना ज़्यादा बिस्किट उतना ज़्यादा पानी, जितना ज़्यादा बिस्किट उतना ज़्यादा पानी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम लोग साइंटिफिक टर्म में समझना चाहें तो जहाँ पे मैं बिस्किट बोल रहा हूँ इस बिस्किट को रिप्लेस कर दीजिए सॉल्यूट से। जितना ज़्यादा सॉल्यूट उतना ज़्यादा पानी। ठीक है। जहाँ पे जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा उसको उतना ज़्यादा प्यास लगेगा, जहाँ पे जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा उसमें पानी की उतनी ज़्यादा चाहत रहेगी, जहाँ पे जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा वहाँ पे उतना ज़्यादा पानी का फ़्लो होगा। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और यहाँ पे अभी जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा वही कॉन्सेप्ट आपको लाइफ लॉन्ग प्लांट वाटर रिलेशन को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। पहले इस डायग्राम को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली यहाँ पे एक प्लांट बॉडी बना हुआ है। ठीक है। ये इसका शूट सिस्टम है और ये इसका रूट सिस्टम है, यहाँ पूरा नीचे तक। ठीक है। तो अभी शूट सिस्टम को फॉर टाइमिंग भूल जाइए, हमारा पूरा फोकस अभी इसके रूट सिस्टम पे रहेगा। ठीक है। तो पहला थंब रूल मैंने आप लोगों को बता दिया, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल रहेगा उसमें पानी की उतनी ज़्यादा प्यास रहेगी, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल रहेगा उधर उतना ज़्यादा पानी बह के जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना, बाय नेचर ये जो प्लांट का रूट्स है, इस रूट्स में पहले से ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। आई रिपीट, जो प्लांट का रूट होता है उस रूट में पहले से ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है। और इस रूट के आसपास जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं इसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं इन टर्म्स ऑफ मिनरल आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स वो इस रूट के कंपैरिजन में कम है। ठीक है। एक तो प्लांट का जो रूट है उसमें पहले ही से ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, पहले ही से ज़्यादा मिनरल एंड न्यूट्रिएंट आयंस हैं, और इसके कंपैरिजन में इसकी विसिनिटी में इसके आसपास जो सॉइल है उसमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है। लेकिन प्लांट को तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना, ठीक है ना, प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्ट होगा पेड़ की जड़ों की तरफ, लेकिन यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना है। ठीक है ना। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने में हमें एनर्जी का ज़रूरत होगा। तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी मिट्टी से जड़ की तरफ जाएंगे, तो ये अपने आप नहीं जाएंगे, इनको हमें ज़बरदस्ती पंप करना पड़ेगा पेड़ के जड़ों के अंदर। और ये पंप करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा? ये एनर्जी आएगा एटीपी से। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, रूट में जो सेल्स हैं उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड पंप मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो पंप मॉलिक्यूल्स जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस मिट्टी में जिनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो मिट्टी जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है इनके लो कॉन्सेंट्रेशन से जड़ों में जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एटीपी से एनर्जी को यूज़ करके ज़बरदस्ती उनके लो कॉन्सेंट्रेशन से उनके हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पंप कर देंगे। इतना याद रखिए, ये थंब रूल बना करके रखिए। तो ये बात समझ में आ गई।
तो कहा एक तो पहले ही से पेड़ के जड़ों के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट ज़्यादा था, दूसरा ज़बरदस्ती पंप करके भी हम पेड़ की जड़ों के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट एंड सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्या होगा, नेट रिज़ल्ट क्या होगा कि जो पेड़ की जड़ें हैं इसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सॉइल का जो मॉलिक्यूल है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अंदर ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, पेड़ की जड़ों के अंदर ज़्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ज़्यादा पार्ले जी बिस्किट है। समझने के लिए एक एनालॉजी बता रहा हूँ मैं। और जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा इसको पानी की चाहत होगी, उतना ज़्यादा इसमें पानी की एफिनिटी, उतना ज़्यादा पानी की प्यास होगी। तो पानी क्या है, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इसलिए मूव करेगा क्योंकि ये जो पेड़ की जड़ें हैं इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं और जो भी सॉल्वेंट है इनका कॉन्सेंट्रेशन कम है in comparison to whatever is present inside the cells of the roots of the plant। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन मिट्टी में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। बात वही है, अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा तो उसको पानी की उतनी ज़्यादा चाहत होगी। तो पानी क्या होगा, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। लेकिन जब भी वाटर का डिफ्यूजन होगा, ठीक ना, जब भी वाटर का डिफ्यूजन होगा और बीच में एक सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाएगा, तो यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। तो पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पानी के इस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन को, जहाँ पे उसका मूवमेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, इस मूवमेंट को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है ना। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस एक जनरलाइज्ड टर्म हो गया है पानी के डिफ्यूजन के लिए, जहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में रहेगा, ठीक है। तो इस एनिमेशन में इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। आइए हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो कीवर्ड है ये है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, बेसिकली जो सेल हम सभी जानते हैं कि सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हम लोग प्लांट सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये क्यों है, क्योंकि ये एक लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जहाँ भी लाइफ आएगी वहाँ पे पानी आएगा ही आएगा, ठीक है। जहाँ भी लाइफ आएगी वहाँ पे पानी आएगा ही आएगा, बिना वाटर के लाइफ का होना इम्पॉसिबल है। और जहाँ पे लाइफ आएगा वहाँ पे वाटर इसलिए आएगा क्योंकि वाटर एक्ट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उनको मोबिलाइज होने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है ना। तो वो मीडियम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। वाटर मॉलिक्यूल का किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के साथ, और वाटर किस तरह से एक मीडियम बना रहा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का उनमें डिज़ोल्व होने के कारण, क्योंकि वाटर के अंदर जो फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है वो फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, और इन फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का आपस में रैंडम कोलिजन होने का चांसेस बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा रैंडम कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। तो लाइफ क्या है, बेसिकली लाइफ इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, और इन बायोकेमिकल रिएक्शन के होने के लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर इज़ एक्टिंग एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और उसको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन हो। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जैसे लिपिड वगैरह जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी ये जो डिज़ोल्व इनका डिज़ोल्व नहीं होने के लिए भी वाटर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं उन मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ वाटर एक अपना हाइड्रेशन शेल बना देता है, ठीक है। और हाइड्रेशन शेल बनाने
के बाद वहाँ पे फिर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं, हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। बस समझने की कोशिश कीजिए कि वाटर का सेल में होना बहुत ज़रूरी है, और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बना रहा है जिसमें मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स डिज़ोल्व हैं, और ये जो मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स डिज़ोल्व हैं इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये जो पानी के अंदर मैक्सिमम बायोमोलिक्यूल्स डिज़ोल्व हैं इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ पे वाटर को इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझाने की कोशिश की गई है कि वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट प्रोवाइडिंग मीडियम in which most substances are dissolved. It dissolved maximum components of the cells to form the protoplasm. However, some components are not dissolved in protoplasm and present in crystallocolloid form. ठीक है, अब यहाँ पे NCERT में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। ये बस मेमोराइज़ करने की बात है कि वाटरमेलन है, इसमें 92% वाटर है। हर्बेशियस प्लांट है जो कि सॉफ्ट प्लांट्स होते हैं, वो 92% ऑफ वाटर होते हैं, और जो वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं उनमें पानी की मात्रा बिल्कुल रिलेटिवली कम होती है। ये नहीं कह सकते कि ना होती है, कुछ प्रोसेस तो वहाँ पे हो रहा है, लेकिन वहाँ पे पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, पानी का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है। लेकिन सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, एज फॉर एग्जांपल शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है। और जो ड्राई पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, जो कि प्लांट जिसमें स्मॉल प्लांट छुपा हुआ होता है, दैट इज़ सीड, वो ऐसा लगता है कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, लेकिन वो भी तो रेस्पायर कर रहे हैं, वो भी तो सांस ले रहे हैं, उनके अंदर भी तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और अगर मेटाबॉलिज्म को चलाना है तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सीड्स के अंदर भी पानी पाया जाता है, सीड्स के अंदर भी वाटर होते हैं, और वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको प्रूव करने के लिए, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सीड के अंदर भी पानी होता है। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये भी बस एक फैक्चुअल डेटा है, इसको हम मेमोराइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनको मेमोराइज़ करने का तरीका यही है कि जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स NCERT में आपको मिले उसका एक अलग से नोट्स बना करके सारी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए, और उसको आप लोग रिवीजन में डालते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्न प्लांट के बारे में लिखा हुआ है कि इट एब्जॉर्ब्स 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, while mustard plant absorbs water equal to its own weight in 5 hours। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने ट्रांसपिरेशन को समझने की कोशिश करनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है समझने के लिए। तो पहले ही मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जो रूट प्रेशर होता है, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वो ज़्यादा ऊपर तक पानी को नहीं पहुँचा पाता है, एक लेंथ तक पहुँचाता है। लेकिन प्लांट के हर एक पार्ट में पानी चला जाए, ठीक ना, तो रूट प्रेशर प्लांट के हर एक पार्ट में पानी नहीं पहुंचा सकता है। तो प्लांट के हर एक पार्ट में पानी कैसे जाएगा, तो इसका आंसर है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो हम देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, इसको कराने के लिए जो प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को हम लोग स्टोमाटा कहेंगे, ठीक है ना। और ये स्टोमाटा जो है सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में होते हैं। तो जिस तरह से इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, और जितना पानी अपने कैपिलैरिटी के कारण लीव्स तक पहुंचा हुआ होता है, ठीक है ना, तो वो पानी तो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, और वो पानी हीट एनर्जी के कारण इवेपोरेट होकर के उड़ेगा, ठीक है ना। वो पानी इवेपोरेट होकर के उड़ेगा तो स्टोमाटा के बाहर वो एक नेगेटिव प्रेशर को क्रिएट करेगा। एक तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो वाटर अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। दूसरा, पानी में कैपिलैरिटी की प्रॉपर्टी है, तो कैपिलैरिटी की प्रॉपर्टी होने के कारण पानी का जो पतला सा चेन बना हुआ है जाइलम के अंदर, पानी का मॉलिक्यूल जो है वहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, वो एक कंटिन्यूस फ्लो में ऊपर की तरफ जाते जाएगा। और यही रीज़न है कि किस तरह से प्लांट के हर एक पार्ट में पानी ऊपर की तरफ जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। और इस ट्रांसपिरेशन के होने के कारण इतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है कि ये पानी को अगेंस्ट द ग्रेविटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचा देता है, ठीक है। तो बेसिकली इस डायग्राम में, इस एनिमेशन में यही दिखाया गया है कि रूट प्रेशर के कारण पानी तो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है। दूसरा फोर्स जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि पानी प्लांट के हर एक पार्ट में जाए, दैट इज़ ट्रांसपिरेशनल पुल। तो देखिए किस तरह से ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण पेड़ की पत्तियों में स्टोमाटा के थ्रू पानी इवेपोरेट हो रहा है। यहाँ पे आपको एनिमेशन में दिखेगा, स्मॉल डॉट 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 दिख रहा है, ये इवेपोरेटिंग वाटर है, और किस तरह से यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और पानी अपनी कैपिलैरिटी एक्शन के कारण प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच रहा है।
अब हम लोग आगे समझने के लिए बेसिकली एनसीईआरटी को समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन स्टैंडर्ड टर्म्स को समझ जाते हैं तब जा कर के हमारा डिफ्यूजन को समझना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझना और ट्रांसलोकेशन को समझना और इजी हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड टर्म्स बेसिकली 4 हैं एज़ पर एनसीईआरटी। पहला है वाटर पोटेंशियल। इस वाटर पोटेंशियल को डिफ्यूजन प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर कहेंगे, या फिर हिंदी में इसे हम लोग पानी की ताकत या फिर चूसक दाब भी कह सकते हैं। दूसरा जो टर्म है हमारा वो है ऑस्मोसिस, तीसरा टर्म है प्लाज्मोलाइसिस और चौथा जो स्टैंडर्ड टर्म है दैट इज़ इम्बिबिशन। तो आइए एक एक करके हम लोग इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। वाटर पोटेंशियल, तो ये सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल का, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस सिंबल का नाम है psi, psi एंड लोअर w, ठीक है, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज़ इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो पहले हम लोग समझेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या है और किस तरह से ये वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल से रिलेटेड है। इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए, पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो इस ग्लास ऑफ वाटर को हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। पानी इसके अंदर है, लेकिन पानी जब तक इस ग्लास में किसी तरह का छेड़छाड़ या डिस्टर्बेंस नहीं किया जाए, पानी इससे बाहर नहीं जाएगा, पानी इसी में रहेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम लोग पानी के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि पानी का एक एक मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है, और ये मोशन कांस्टेंट भी होगा और रैपिड भी होगा। पानी का ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, पानी का ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, पानी का ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, और पानी के इस मूवमेंट के कारण, पानी के मॉलिक्यूल के इस मूवमेंट के कारण पानी के मॉलिक्यूल के अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हर मॉलिक्यूल के पास एक काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं अभी इस ग्लास के अंदर हैं, ठीक ना। ये इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक कि इसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाए। तो पानी के हर एक मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ओवरऑल जो सिस्टम के अंदर पानी है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को कहा गया कि ये वाटर पोटेंशियल है, ये पानी की ताकत है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्या मैंने कहा कि पानी के हर एक मॉलिक्यूल में अपना एक कांस्टेंट और रैपिड मोशन होने के कारण एक काइनेटिक एनर्जी है, और क्योंकि ये मॉलिक्यूल अभी एक सिस्टम के अंदर लोकलाइज्ड हैं, जब तक कि उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये ओवरऑल इस सिस्टम के अंदर पानी में एक पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को कहा कि ये वाटर पोटेंशियल है, ये पानी की ताकत है। पोटेंशियल से टर्म आ गया ताकत, ठीक ना। पानी के मॉलिक्यूल के मूवमेंट होने के कारण ओवरऑल जो सिस्टम में पानी है उसमें ताकत है, एंड दैट ताकत इज़ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और इसी बात को समराइज़ करके यहाँ पे बुलेट में लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर रेंडर्स इट पोटेंशियल एनर्जी विद इन अ सिस्टम। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ नोन एज वाटर पोटेंशियल, या फिर इसको हम लोग पानी की ताकत कह सकते हैं। अब हम लोग फोकस करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। ध्यान से देखिए यहाँ एनिमेशन में क्या हो रहा है, पहले इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला ग्लास है, ठीक है ना, इसके अंदर भी पानी का मॉलिक्यूल है, और जैसा कि पहले समझाया ये सारे मॉलिक्यूल एक कांस्टेंट रैपिड मोशन को शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्लास है ये इम्प्योर वाटर का है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी है, या कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, या इसमें नमक घोला हुआ या पानी या चीनी घोला हुआ है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स कंसिडर इट टू बी सम इम्प्योरिटी मॉलिक्यूल। तो ये जो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, ये ब्राउन डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जो पानी का कांस्टेंट रैपिड मूवमेंट, पानी के मॉलिक्यूल्स का कांस्टेंट रैपिड मूवमेंट हो रहा है, इनके मूवमेंट में हिंड्रेंस पैदा करेंगे, इनके मूवमेंट में रुकावट पैदा करेंगे, और इस रुकावट के कारण जो हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हो जाएगी,
ठीक है। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योर मॉलिक्यूल ओवरऑल पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है, ओवरऑल पानी में जो पानी की ताकत है वो भी तो कम हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? पानी में अगर किसी तरह का इम्प्योरिटी है तो वो इम्प्योरिटी जो है पानी के मॉलिक्यूल का जो कांस्टेंट और रैपिड रैंडम मूवमेंट हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, उस मोशन में रुकावट पैदा करेंगे और उस रुकावट के कारण ओवरऑल पानी की ताकत में कमी आएगी, ओवरऑल वाटर पोटेंशियल में कमी आएगी। तो यहाँ से हम लोग अपने अगले फैक्ट की तरफ जाएंगे कि जो प्योर वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट फ्री है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है। लेकिन इस प्योर वाटर में अगर किसी तरह की मिलावट को मिला देते हैं तो ये मिलावट जो है इम्प्योर मॉलिक्यूल्स के, ये पानी के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को तो रोकेंगे ना, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है ओवरऑल ये भी तो कम हो जाएगा इम्प्योर वाटर का। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। और बाय कन्वेंशन ये हमने मान लिया है कि जो प्योर वाटर होता है उसका ओवरऑल जो पोटेंशियल होता है, उसका ओवरऑल जो वाटर पोटेंशियल होता है ज़ीरो होता है, ठीक है ना। प्योर वाटर का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। आई रिपीट, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज़ीरो होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन प्योर वाटर में जब हम लोग इम्प्योरिटी डालेंगे तो इसका वाटर पोटेंशियल कम होने लगेगा और ज़ीरो से कम होगा तो क्या होगा, वो किसी नेगेटिव वैल्यू को रीच करेगा। तो जो इम्प्योर वाटर होते हैं उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होगा और वो किसी नेगेटिव वैल्यू पे जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कुछ नहीं है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी पानी के ताकत को समझाने की कोशिश की गई है, वाटर पोटेंशियल को समझाने की कोशिश की गई है। बस कहने का तरीका बदल गया है कि इन सॉल्यूट मॉलिक्यूल के प्रेजेंस के कारण ओवरऑल वाटर पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में कितना कमी आ गया, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड बाय विच वाटर पोटेंशियल इज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योर मॉलिक्यूल्स इन इट, इट इज़ नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे बुलेट में लिखा हुआ है, प्योर वाटर हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल एंड बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर इज़ ज़ीरो। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस डायग्राम को आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑस्मोसिस लिखा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि अभी ऑस्मोसिस को हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन ये सारे टर्म्स आपस में इतने ज़्यादा इंटर कनेक्टेड हैं कि वाटर पोटेंशियल को पढ़ते ही वक्त ऑस्मोसिस को थोड़ा बहुत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ऑस्मोसिस हमें समझ में आने लगेगा। लेकिन एनसीईआरटी में एक अलग से हेडिंग बनाया हुआ है ऑस्मोसिस का, इसलिए इस ऑस्मोसिस को हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्लू सर्कल है ये वाटर मॉलिक्यूल को डिनोट कर रहे हैं और ये जो ग्रीन सर्कल है ये शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल कहने का मतलब सॉल्यूट। शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग एनालॉगस ले सकते हैं किसके, पार्ले जी बिस्किट के, और जितना बिस्किट हम लोग खाएंगे उतना ज़्यादा प्यास हमें लगेगा। और ये हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इस कंटेनर में, ठीक ना, इस कंटेनर में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन कंटेनर का जो ये पार्ट है इसमें शुगर मॉलिक्यूल जो है ये इम्प्योरिटी का काम कर रहा है। तो एक तो इस इम्प्योरिटी के कारण वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो भी रुक गया, ठीक है ना। तो शुगर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस वाटर मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन को तो कम कर ही रहा है, साथ में उसके वाटर पोटेंशियल को भी कम कर रहा है। तो जो पहले मैंने आपको सिखाया था कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल, या फिर यूँ कहें जितना ज़्यादा पार्ले जी बिस्किट खाइएगा उतना ज़्यादा प्यास लगेगा, क्या होगा, इस कंटेनर को पानी की ज़्यादा प्यास है, ठीक है। इस कंटेनर को पानी की ज़्यादा प्यास है, तो पानी क्या होगा बताइए आप लोग, पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। एक तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। दूसरा समझना, अगर हम लोग चाहें तो दूसरा तरीका इसको समझने का है कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। सपोज़ कीजिए मेरे हाथ को देखिए, इस हाथ में मेरे ज़्यादा ताकत है और इस हाथ में कम ताकत है, और दोनों को पुश करेंगे, इस हाथ में ज़्यादा ताकत है, इसमें कम ताकत है, और दोनों को पुश करेंगे तो जहाँ ज़्यादा ताकत लगेगा वो हाथ पुश कर देगा ना इसको इस तरफ, ठीक है। तो वही होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर यहाँ पे इसको पुश करेगा, तो नेट रिज़ल्ट क्या होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बह करके, यहाँ से फ़्लो करके यहाँ की तरफ आएगा। कब तक आएगा, तब तक आएगा जब तक दोनों कंटेनर में वाटर का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए।
और जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसा समझाया वैसा हो रहा है। पानी अपने ज़्यादा ताकत वाले एरिया की तरफ से, यानी हायर पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ से अपने लोअर पोटेंशियल एरिया की तरफ आ रहा है, या फिर यूं कहें पानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, या फिर यूं कहें जिस तरफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ पानी का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और इन्हीं सारी बातों को फिर इन बुलेट्स में लिखा हुआ है कि दस इफ़ टू सिस्टम्स आर इन कॉन्टैक्ट water will move from its higher concentration, that is higher water potential, to its lower concentration, that is lower water potential. Also the movement of any substance from its higher concentration to its lower concentration is known as diffusion. किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, उसको हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। लेकिन यही डिफ्यूजन का प्रोसेस अगर वाटर के साथ होगा और बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन को ला देंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। तो नेक्स्ट बुलेट हमारा इसी बात को कह रहा है कि व्हेन वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, और लास्ट बुलेट जो है वो कह रहा है द प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हाइल डिफ्यूजिंग इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताना मैं आप लोगों को भूल गया ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग, उसको मैं अपने आगे आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा जब वहाँ पे अलग से मैं आप लोगों को ऑस्मोसिस पढ़ाऊँगा। अभी जो मैं आप लोगों को ऑस्मोसिस पढ़ाया हूँ वो इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल पढ़ाया हूँ, आगे ऑस्मोसिस को हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमने समझ लिया कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हमने समझ लिया सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। अब हम लोग समझें सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ये हमने समझ लिया कि हमने समझ लिया कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, हमने समझ लिया कि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है। अब इस सॉल्यूट पोटेंशियल से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं। हालांकि ये टर्म्स, ये बुलेट्स मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, और ये बुलेट्स हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल, ये समझा चुका हूँ कि सॉल्यूट पोटेंशियल कुछ नहीं है, बेसिकली ये वाटर पोटेंशियल को ही समझाने की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ लोअरिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ इम्प्योर मॉलिक्यूल्स और सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द वाटर। तो इसी बात को यहाँ पे बुलेट में लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डाइसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। द मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स द लोअर, more negative is the solute potential. All solutions have lower water potential than pure water. For a solution at atmospheric pressure, water potential is equal to solute potential. Move on करते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब तक हमने समझ लिया कि वाटर पोटेंशियल क्या है, हमने देख लिया सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, अब हम देखेंगे कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। तो इन दोनों डायग्राम्स को आप लोग ध्यान से देखिए, ये एक प्योर वाटर ग्लास है और ये एक इम्प्योर वाटर ग्लास है। अगर इस प्योर वाटर का जो ग्लास है इस पर हम लोग ऊपर से कोई प्रेशर लगाते हैं एंड दैट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, सपोज़ कीजिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक ना, और ऊपर से प्रेशर आ रहा है। एक तो ये पहले से अपने आप कांस्टेंट रैपिड मोशन को फॉलो कर रहा है, ऊपर से उस पर जो प्रेशर आ रहा है तो इस प्रेशर के लगने के कारण इसमें और ज़्यादा मूवमेंट होने लगेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल जो वाटर कंटेनर में है ओवरऑल उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो उसका वाटर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो यही बात कहा गया है कि अगर कोई प्योर वाटर है उस पर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो से बढ़ करके किसी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को रीच कर जाएगा। और ठीक इसी तरह से इम्प्योर वाटर के साथ होगा। सपोज़ कोई इम्प्योर वाटर का कंटेनर है, उस पर ऊपर से हम लोग प्रेशर लगाते हैं, तो पहले तो वो किसी नेगेटिव वैल्यू पे है, तो वो नेगेटिव वैल्यू से बढ़ता 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 ज़ीरो को जाएगा, और प्रेशर को फिर फर्दर बढ़ाएंगे तो वो ज़ीरो से बढ़ करके किसी पॉजिटिव वैल्यू को अचीव कर लेगा। तो इसी बात को यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल के टर्म्स में समझाने की कोशिश की गई है कि वाटर पोटेंशियल जो प्योर वाटर का है वो ज़ीरो होता है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो बढ़ करके किसी पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा, और जो
इम्प्योर वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल इनिशियली जो किसी नेगेटिव वैल्यू पे है उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से वो ज़ीरो को रीच करेगा और ज़ीरो को रीच करने के बाद किसी पॉजिटिव वैल्यू को पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने सीखा कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है और प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, और किस तरह से ये तीनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किस तरह से जो ओवरऑल वाटर पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का जो सम होता है उसके इक्वल होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये तो हमने सीख लिया कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन बायोलॉजी में इसका क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका बायोलॉजी में। तो इसी चीज़ को हम लोग हमारे इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले बीच में जो यहाँ पे डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका जो लेफ़्ट साइड है इसको कंसिडर कीजिए कि ये आउटसाइड द सेल है जहाँ पे पानी का हाई कंसंट्रेशन है, और क्योंकि पानी का हाई कंसंट्रेशन है तो नेचुरली यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल भी होगा। और इसका जो ये राइट साइड वाला पार्ट है इट इज़ इनसाइड द सेल एंड इट्स हैविंग लो वाटर कंसंट्रेशन, एंड ड्यू टू लो वाटर कंसंट्रेशन इसका वाटर पोटेंशियल भी लो है। अब सपोज़ कीजिए कि जैसे बाहर पानी का जो है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन है, तो अज्यूम कीजिए कि पानी के इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वाटर के 15 मॉलिक्यूल्स अभी प्लांट सेल के बाहर हैं। ठीक है, और प्लांट सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो लेट्स कंसिडर इट टू बी 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या होगा बताइए आप लोग जब तक सोचते हैं हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे 15 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर पानी के 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाए तब तो इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे, तो देखते हैं कैसे। इफ़ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पासेस इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से काट देते हैं। अब ये 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब गिनिए टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बचे दोनों तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोनों तरफ वाटर के 11 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ वाटर के 11 मॉलिक्यूल हो गए तो जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है यानी वाटर का डिफ्यूजन होना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं है। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलोंग, ठीक ना, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलोंग हमेशा कुछ ना कुछ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होता ही रहेगा। इक्विलिब्रियम के अचीव होने के बाद भी अगर दोनों तरफ लेट्स से एग्जांपल 11 मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों तरफ 11 मॉलिक्यूल्स जाने के बाद भी इधर से उधर और उधर से इधर वाटर का कुछ मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता रहेगा। सपोज़ कीजिए ये वाला मॉलिक्यूल वाटर का इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद मैं बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद सपोज़ कीजिए ये वाला मॉलिक्यूल वाटर का इधर से इस तरफ आ गया, ठीक ना। तो जिस वक्त ये वाला मॉलिक्यूल इधर से इस तरफ आएगा उस वक्त तुरंत उस वक्त कोई भी मॉलिक्यूल रैंडमली कोई भी मॉलिक्यूल इधर से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम होने के बाद भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कभी रुकेगा नहीं, कुछ ना कुछ वाटर का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलोंग होते रहेगा। लेकिन जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दोनों तरफ इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि वाटर तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा लेकिन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। और इस नेट मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है दैट इज़ वाटर डिफ्यूजन। इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे और इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। और जो वाटर मूव करेगा, ठीक है ना, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो मूव करते वक्त जो मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये वाटर पोटेंशियल की वजह से पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट इक्विलिब्रियम को रीच कर गया तो वहाँ पे जो है वाटर का नेट मूवमेंट रुक जाएगा। कुछ ना कुछ वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट नेट फैशन में होता रहेगा, लेकिन दोनों तरफ वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बराबर होगा।
तो कहा कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है नीट के एग्ज़ाम में, जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो बाई डायरेक्शनल है या फिर यूनी डायरेक्शनल है। तो अगर ओवरऑल सिस्टम के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है ना, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में बात करें, तो कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस में जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो यूनी डायरेक्शनल है, क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ होगा। लेकिन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करें तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर के टर्म्स में जो ऑस्मोसिस है ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, क्योंकि नेट मूवमेंट कभी भी वाटर का रुकेगा नहीं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अलोंग इक्विलिब्रियम के अचीव होने के बाद भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। सपोज़ अगर दो मॉलिक्यूल इधर से इधर आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए तुरंत इसी इंस्टेंट में दो मॉलिक्यूल इधर से इधर आ जाएगा। तो यही कहा कि ऑस्मोसिस कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस है, लेकिन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर के टर्म में बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। अब क्वेश्चन बनाते वक्त MCQ आपको बाई डायरेक्शनल पे टिक लगाना है या फिर यूनी डायरेक्शनल पे टिक लगाना है, तो क्वेश्चन जिस तरह से आपको पूछेगा उस तरह से इसका आंसर कीजिएगा। अगर ये आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पूछता है तो यूनी डायरेक्शनल पे टिक लगाइए, और नेट मूवमेंट ऑफ वाटर के टर्म में पूछता है तो बाई डायरेक्शनल पे टिक लगाइए। ठीक है, तो हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं। बेसिकली अब हम लोग ऑस्मोसिस को थोड़ा और अच्छे से, बेसिकली सारी बातें मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ, सारी बातें वहीं पे हैं, क्योंकि NCERT में एक अलग से हेडिंग बना हुआ है, इसलिए इस डायग्राम के थ्रू मैंने वही सारी बातों को फिर से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से प्योर वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल के प्रेजेंस के कारण वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम है। तो वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन या अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, जहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। और ये सारे बुलेट्स हैं जो कि NCERT पर डिपेंडेंट है ऑस्मोसिस के बारे में। दैट इज़ द टर्म यूज टू रिफर स्पेसिफिकली टू द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियली और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Osmosis occurs spontaneously in response to driving force. The net direction and the rate of osmosis depends upon both pressure gradient. Pressure gradient in terms of osmotic pressure. जिधर water potential ज़्यादा है उस तरफ से osmotic pressure लगेगा उस तरफ जिधर water potential कम है। तो यही यहाँ पे pressure gradient है and concentration gradient। मतलब जिधर water का concentration कम है उधर जाएगा, या फिर इसको यूँ कहें जिधर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। ठीक है। अब यही प्रोसेस जो मैंने आपको ऑस्मोसिस का समझाया है, अगर ये प्रोसेस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन के अलॉन्ग होगा तो इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। अगेन देखिए यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम के रीच होने के बाद भी जब दोनों तरफ वाटर का मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बराबर हो जा रहा है तब भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के अलॉन्ग हो रहा है। दैट इज़ जब हम लोग नेट मूवमेंट ऑफ वाटर के टर्म्स में बात करेंगे तो ऑस्मोसिस बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। और इसी बात को यहाँ लिखा है, आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम देयर विल ऑलवेज बी अ डायनामिक स्टेडी मूवमेंट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये डायनामिक स्टेडी मूवमेंट वही है जो वाटर का नेट मूवमेंट होता रहता है, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल बराबर रहेगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक ना। और अगर 4 मॉलिक्यूल यहाँ से इधर आएगा तो 4 मॉलिक्यूल तुरंत यहाँ से इधर आ जाएगा, यानी नेट मूवमेंट हमेशा होता ही रहेगा। across the membrane from right to left side as well as left side to right side of the membrane। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बेसिकली यहाँ पे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का कंपैरिजन किया गया है। प्लांट सेल जो है वो हमारा एनिमल सेल से अलग होता है इस टर्म में कि इसके पास एक सेल वॉल होता है, लेकिन इसके पास जो सेल वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ, तो इस सेल वॉल और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, ठीक ना। और इस स्पेस को हम लोग पेरीप्लाज्म कहते हैं, और ये पेरीप्लाज्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेरीप्लाज्म इम्पॉर्टेंट इसलिए जब हम लोग आगे जाकर के फ्लैक्सिडिटी और टर्जिडिटी और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब जाकर के वहाँ पे पेरीप्लाज्म को समझना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जब अगर हम लोग प्लांट सेल का बात करें, प्लांट वाटर रिलेशन
के टॉपिक पे, तो वहाँ पे जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है जो साइटोप्लाज्म में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है और ये जो वैक्यूल है इसके अंदर साइटोप्लाज्म का इसके वैक्यूलर सैप का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर का नेट मूवमेंट डिपेंड करेगा। और ये जो वैक्यूल है इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहेंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये मैकेनिज़्म आगे काम करता है। उसको देखने से पहले ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। पोटैटो ऑस्मोमीटर के रिगार्डिंग ये एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम लोग एक पोटैटो लेते हैं और उसके बीच में एक होल पंच करते हैं, ठीक है, और उसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डालते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम लोग प्योर वाटर में डालते हैं, तो क्या होगा बताइए आप लोग, वाटर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि ये जो पोटैटो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। अंदर की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर की तरफ वाटर का कम, अंदर की तरफ शुगर का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर की तरफ पानी का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो पानी अपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी अंदर की तरफ जाएगा और अंदर में जो वाटर लेवल है, जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है, वो लेवल बढ़ जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब बाहर के कंटेनर में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे और पोटैटो के अंदर होल पंच करके उसमें हम लोग प्योर वाटर सॉल्यूशन डालेंगे। तो अब अंदर जो है वो प्योर वाटर है, ठीक है ना, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज़ यहाँ पे पोटैटो है, वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा और बाहर में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे पोटैटो ऑस्मोमीटर के टर्म में समझाने की कोशिश की गई है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम लोग ऑस्मोसिस को समझ गए, ठीक है। अब ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो कि जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो इस डायग्राम को देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको थिस्टल फनल कहते हैं। इसमें जो है वो 10% शुगर सॉल्यूशन डाला हुआ है और इसके चारों तरफ एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा करके इसको हम लोग प्योर वाटर सॉल्यूशन में डाल दिए। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग कहीं से भी ले सकते हैं, एज़ फॉर एग्जांपल एग से ले सकते हैं। तो कैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रिपेयर करते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप लोग टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे थिस्टल फनल के अंदर शुगर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ये सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है, मतलब अंदर क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है और बाहर की तरफ पानी ज़्यादा है। तो पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो इसमें पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पानी का वॉल्यूम बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, ये सिस्टम के अंदर गया, ठीक ना, ये सिस्टम के अंदर ऑस्मोसिस हुआ। तो ऐसे ऑस्मोसिस को हम लोग एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग रोक भी सकते हैं। तो कहा इस प्रोसेस को कैसे रोकेंगे, तो ये जो थिस्टल फनल है इस पर अगर हम लोग बाहर से प्रेशर लगाते हैं, और वो प्रेशर तब तक लगाते हैं जब थिस्टल फनल के अंदर और जो बाहर बीकर है दोनों में वाटर का लेवल बराबर हो जाए, तब तक हम लोग प्रेशर लगाते जाएंगे। और इस इंस्टेंट पे आकर के जो प्रेशर लगेगा, जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है थिस्टल फनल से पूरा पानी बाहर निकाल देने के लिए, जब तक कि बीकर और थिस्टल फनल में पानी का लेवल इक्वल हो जाए, तो उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन इस ऑस्मोटिक प्रेशर ये तो जो लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस मेम्ब्रेन में भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इस फोर्स को हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहेंगे। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के जस्ट अपोजिट है, इसलिए इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एनसीईआरटी में जो अगला टर्म समझाया गया है वो है प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड दो टर्म्स और हैं, और वो दो टर्म्स हैं फ्लैक्सिड एंड टर्जिड। लेकिन इन तीनों टर्म्स को आपस में समझने से पहले हमें सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि किस तरह से कौन सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होता है, कौन सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है और कौन सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक होता है। तो इसको समझना बहुत आसान है। जब भी हम लोग हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बात करेंगे तो सिर्फ इन सॉल्यूशन का बात नहीं करेंगे, इसको किसी के कंपैरिजन में हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी
सिस्टम के कंपैरिजन में, सपोज़ लेट्स से फॉर एग्जांपल अ सेल, अगर सेल के कंपैरिजन में कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह अगर किसी सेल के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल उसके बराबर है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और किसी सेल के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में जो हमारा कोई और सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और किस तरह से सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक होना प्लांट का जो सेल है उसका जो मॉर्फोलॉजी है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है उसको अफेक्ट करता है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ऊपर में प्लांट सेल का एग्जांपल लेकर के समझाया गया है और नीचे में एनिमल सेल का एग्जांपल लेकर के समझाया गया है। सपोज़ इसमें जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्लांट सेल के चारों तरफ एक सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। तो अगर कोई प्लांट सेल है, ठीक है ना, वो किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो बाहर तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, तो पानी क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि पानी सेल से बाहर जा रहा है। तो पहले पानी साइटोप्लाज्म से बाहर निकलेगा, देखिए पहले पानी यहाँ साइटोप्लाज्म से बाहर निकल रहा है और फिर उसके वैक्यूल से बाहर निकलेगा। अब पहले की स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखाया था, पेरीप्लाज्म। पेरीप्लाज्म का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है? पेरीप्लाज्म का यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस है, और ये बात एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना कर दिया हुआ है कि ये जो सेल वॉल है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इसके बीच में जो स्पेस है, एक्सोऑस्मोसिस होने के बाद यानी सेल से पानी निकलने के बाद ये स्पेस किस चीज़ से भरा हुआ है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है किसी भी मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल के, वो किसी को हिंडर नहीं कर रहा है, किसी सॉल्यूट मॉलिक्यूल के मूवमेंट में रुकावट नहीं बन रहा है। तो ये जो पेरीप्लाज्म का स्पेस है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से फिल्ड हो जाएगा इस केस में, जब हम लोग सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। मतलब ये चारों तरफ अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी सेल वॉल से फ्रीली फ्लो होते हुए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पेरीप्लाज्म के अंदर भर जाएगा, और एक बार जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो साइटोप्लाज्म है वहाँ से पानी निकल के बाहर की तरफ आएगा और फिर वैक्यूल से पानी निकल करके बाहर की तरफ आएगा। और जब सेल इस कंडीशन को अचीव कर लेगा तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि ये प्लाज्मोलाइसिस का कंडीशन है और सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, ठीक है। सिमिलर कंडीशन हमारा एनिमल सेल के साथ होगा। यहाँ पे आरबीसी का एग्जांपल लिया हुआ है कि यहाँ पे भी जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग आरबीसी को रखेंगे तो सारा पानी का एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा और पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। सिमिलरली जब प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो तो होता रहेगा, मतलब 4, 5, 6, 7 जितने मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन, जैसा पहले मैंने सिखाया कि नेट मूवमेंट होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द सेल बराबर होगा। तो ना ओवरऑल ना तो सेल से पानी बाहर निकल रहा ना अंदर जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो सेल आएगा, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि सेल अभी फ्लैक्सिड कंडीशन में है, और इस कंडीशन को हम लोग फ्लैक्सिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल जो है, लास्ट केस जो है, जब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, मतलब अब सेल के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर से पानी अंदर की तरफ फ्लो करेगा, और जब बाहर से पानी अंदर की तरफ फ्लो करेगा, अंदर की तरफ ऑस्मोसिस होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। क्योंकि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल होता है तो प्लांट सेल फूलेगा, ठीक है ना, और अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन करेगा, वो बर्स्ट नहीं करेगा। बट क्योंकि एनिमल सेल, इसके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होता है, इवेंचुअली तो वो टर्जिड कंडीशन में आएगा, ठीक है ना, लेकिन फर्दर अगर उसमें एंडोऑस्मोसिस हुआ तो फाइनली वो बर्स्ट कर जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है अक्सर नीट के एग्ज़ाम में कि अगर आप प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखे हुए हैं तो वो अपने टर्जिड स्टेट को मेंटेन करेगा, और इसके अपोजिट अगर हम लोग एनिमल सेल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आरबीसी को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो फाइनली वो बर्स्ट ही करेगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर समझाया हुआ है।
हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक के टर्म में, कि किस तरह से सेल जो है वो हमारा प्लाज्मोलाइज्ड, फ्लैक्सिड और टर्जिड स्टेट में रहता है। और ये तीनों कंडीशंस आपस में रिवर्सिबल हैं। मतलब कंडीशन को रिवर्स कर, अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हाइपो में कन्वर्ट कर दें, हाइपो को आइसो में कन्वर्ट कर दें, तो रिलेटिवली जो सेल का कंडीशन है, फ्लैक्सिड है या प्लाज्मोलाइज्ड या टर्जिड स्टेट है, वो भी चेंज होगा। मतलब सारा आपस में कन्वर्टेबल और रिवर्सिबल है, एक्सेप्ट फॉर हाइपोटोनिक कंडीशन सॉल्यूशन ऑफ द आरबीसी या फिर एनिमल सेल। अगर एक बार जब सेल बर्स्ट ही कर गया तो उसको हम फिर वापस कैसे रिवर्सिबल कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों केसेस में रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये लास्ट टर्म है इम्बिबिशन, जो फर्दर हमें प्लांट फिजियोलॉजी को समझने में हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, क्या हो रहा है। ये एक कंटेनर है, इसमें पानी है, ठीक है ना, और इसके अंदर रेजिन्स डाला हुआ है। रेजिन्स कहने का मतलब है किशमिश। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि किशमिश का जो है साइज़ वो बढ़ गया है, वो स्वेल हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इम्बिबिशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो इम्बिबिशन क्या है? इम्बिबिशन भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, लेकिन जो नॉर्मल डिफ्यूजन होता है उससे थोड़ा हट के है ये इम्बिबिशन का प्रोसेस। ये हट के इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एड्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट आता है, एब्जॉर्बेंट का कॉन्सेप्ट आता है और इम्बाइब्ड का कॉन्सेप्ट आता है। तो इन टर्म्स को हम लोग अगर समझें तो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो अगर इम्बिबिशन होना है, ठीक ना, तो इम्बिबिशन होना है तो पहले जो हमारा मटेरियल है जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके ऊपर पानी का या जिस लिक्विड का वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है इस्टेब्लिश होना, उसके सरफेस पे इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। और उसके सरफेस पे इस्टेब्लिश होने को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन कब होगा? जब जो सरफेस है सॉलिड का हमारा, ठीक ना, वो सरफेस और जो लिक्विड है उसके बीच में एफिनिटी होगी। एफिनिटी हो कहने का मतलब उसके बीच में चाहत होगी। तो वो चाहत होगी, वो एफिनिटी होगा, तभी तो वो लिक्विड उस सॉलिड सरफेस पे अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा। और इसके इस्टेब्लिश होने को ही हम लोग एड्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो एफिनिटी है और ये जो एड्जॉर्प्शन, ये जो एफिनिटी है और ये जो एड्जॉर्प्शन है, इसका होना किसी भी सरफेस पे जहाँ पे इम्बिबिशन हो रहा है, ये प्री रिक्विजिट है। एक बार जब ये प्री रिक्विजिट हो जाएगा तो ये जो लिक्विड है ये हमारा जो सरफेस है इसके अंदर स्क्वीज़ हो जाएगा। और इस स्क्वीजिंग एक्शन को हम लोग कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन हो गया, और ये एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन के कारण हो गया। और एक बार वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर चला जाएगा तो इस सॉलिड का जो है साइज़ वो बड़ा हो जाएगा। और यही ओवरऑल प्रोसेस है इम्बिबिशन का, ठीक है। और यहाँ पे किस तरह से हम लोग टर्म्स को यूज़ करेंगे, बस टर्म्स के खेल को समझना है, ठीक है ना, नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जो भी लिक्विड रहेगा उस लिक्विड के लिए जो टर्म हम लोग यूज़ करेंगे इम्बाइब्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। जो सरफेस है जहाँ पे ये लिक्विड अपने आप को एब्जॉर्ब कराएगा उस सरफेस को हम लोग एब्जॉर्बेंट कहेंगे, ठीक है। और इस प्रोसेस को मतलब जो लिक्विड है उसका एब्जॉर्बेंट के अंदर इम्बाइब हो जाने को हम लोग इम्बिबिशन कहेंगे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज़ कीजिए ये एक रॉक है और इसके अंदर एक दरार है, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये क्रिवाइसिस है, अगर इसमें कोई वुड फंस जाए, ठीक है, और सपोज़ कीजिए किसी नेचुरल फिनोमेना के थ्रू बारिश हो या फिर बाय मैन मेड एक्टिविटी, अगर इसके ऊपर कंटिन्यूस वाटरिंग किया जाए तो इम्बिबिशन होने के कारण ये लिक्विड जो है इसके ऊपर इम्बाइब्ड हो जाएगा और इस वुड का जो है वो साइज़ बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और इसके वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो पत्थर है, ये रॉक है, ये बर्स्ट हो जाएगा। और यही टेक्निक है जो प्री हिस्टोरिक मैन यूज़ करते थे रॉक्स को तोड़ने के लिए और उनसे फिर वेपन या फिर हथियार बनाने के लिए। तो इसी को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द प्रेशर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई द स्वेलिंग ऑफ वुड हैड बीन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बाउल्डर्स। नेक्स्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो सीड्स हमारे होते हैं वो तो बहुत ड्राई होते हैं, तो वहाँ पे भी इम्बिबिशन का प्रोसेस होता है। इम्बिबिशन का प्रोसेस होता है तभी जा कर के सीड जो है मिट्टी के अंदर बर्स्ट होता है और उसके अंदर प्लमल और रेडिकल जो है स्प्राउट होकर के बाहर आते हैं। अगर सीड्स में इम्बिबिशन का प्रोसेस नहीं होगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसी बात को एनसीईआरटी में लिखा है कि इफ़ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बिबिशन सीडलिंग्स वुड नॉट हैव बीन एबल टू emerge out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish.
तो अभी तक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट को समझने के लिए ज़रूरी हैं, उन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अब इस चैप्टर का जो रिमाइंडर पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे या फिर आने वाले क्लासेस में देखेंगे। और इस चैप्टर में क्या बच रहा है, तो इस चैप्टर में बस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बच रहा है, जिसमें हम लोग डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे। और दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर का बच रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें हमें देखना है हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो इन सारी बातों को जानने और सीखने के लिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।